दोस्तों अब तक हमने फर्स्ट पेपर पूरा देख चुके हैं। हम फर्स्ट पेपर में 8 यूनिट थे। 8 यूनिट के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और आज हम देखने वाले हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। सेकंड पेपर दोस्तों आपका है और इसका यूनिट 1 इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसका नाम है विद्यालय की संकल्पना। 10 नंबर का दोस्तों आपका ये यूनिट है और इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आपका कम समय में पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक हो मिलेगा आपको, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ जो है आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों होती है विद्यालय की आवश्यकता? तो अलग अलग दृष्टिकोण से हम यहाँ देखेंगे कि छात्रों के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता क्यों है, अभिभावकों की दृष्टि से क्यों है, शिक्षकों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, है ना। तो पहले हम देखते हैं छात्रों की दृष्टिकोण से। तो आज युवकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक के माध्यम से छात्रों का विकास करता है। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां छात्रों के विकास के लिए आयोजित की जाती है। नंबर 2 पर हम देखेंगे अभिभावकों के दृष्टिकोण से। तो प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से यह अपेक्षा रखता है कि उसका बालक उसकी आयु के अनुसार विकास करे। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अभिभावकों के सम्मुख यह धर्म संकट है कि उनका बालक अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ बने। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से विद्यालयों की आवश्यकता स्पष्ट करती है। अब हम देखेंगे समाज के दृष्टिकोण से। तो नंबर 3 पर है समाज के दृष्टिकोण से। तो विद्यालय एवं समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियां आयोजित हों जिनसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बालक तैयार हो सके। समाज सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो उपयुक्त गुणों से संपन्न हो। इसी प्रकार समाज में बहुत सारी कुरीतियां, कुपरंपरा आदि विद्यमान हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि हमारे समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं। यहाँ सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका ने तहलका मच गया। वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए शिक्षाविदों को आग्रह किया कि विद्यालयों को सुधारो ताकि हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकें। विकसित देश इसलिए आगे बढ़े हैं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रमी, योग्य व अप्रतिम नागरिक तैयार किए हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब वहाँ उन्नत प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी विद्यालयों की महती आवश्यकता है। अच्छा शिक्षण विद्यालय में किया जाएगा तो प्रगति पथ पर सभी स्टूडेंट्स चल पाएंगे। आगे हम देखेंगे, इसमें अगला टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य क्या होता है। तो दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की चौपट होती पढ़ाई को सुधारना है। नंबर 2 पर हम देखेंगे बच्चों को विद्यालय में पलायन से रोकना। बच्चे क्या होते हैं कि लंच में स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं या 1-2 पीरियड रुक के भाग जाते हैं, तो उनको रोकने का कार्य। और नंबर 3 पर हम देखेंगे नामांकन वृद्धि व ठहराव सुनिश्चित करना। नंबर 4 पर है स्कूल समुदाय प्रबंधन संबंध सुधार हेतु सक्रिय प्रयास सुनिश्चित करना। नंबर 5 पर है सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण जानकारियों के न देने की इच्छा या औपचारिकता पूर्ण करना। नंबर 6 पर है राज्य सरकार व शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना। अब हम दोस्तों देखेंगे इम्पोर्टेंट छोटा टॉपिक है यहाँ पे, प्रणदायी जीवन अमृत योजना या फिर जन्सरी बीमा योजना क्या होती है। तो इसमें देखेंगे कि प्रणदायी जीवन अमृत योजना जन्सरी बीमा योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 2006 को किया गया। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के इस परिवार के आश्रित 2 पुत्र पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत होने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से यानी कि 100 रुपये प्रति माह, वार्षिक 1200 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही है।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हम यहाँ देखेंगे नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। तो यहाँ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यानी कि NMMS शीर्षक से योजना 2008 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कक्षा 8 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक की समस्त स्रोतों से आय 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की निर्धारित मानदंड पूरे करने पर कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर दी जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग दर को रोककर उन्हें कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने का है। राज्य में इनकी कुल 5,471 छात्रवृत्ति स्वीकृत है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे कि गार्गी पुरस्कार योजना। दोस्तों काफ़ी बार हमने सुना है कि उस बच्ची को गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो क्या होता है ये? तो गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ 1998 को बालिकाओं के लिए किया गया स्पेशली। तो इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ने के दौरान 3,000 है ना, और कक्षा 11वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत प्रथम व द्वितीय किस्त में 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी कि 10th और 12th में जो 75% से ऊपर के अंक हासिल करती है जो बालिका, उसको यह छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को विद्यालय तथा उनके निवास स्थान से विद्यालय से निवास स्थान तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इसके लिए न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना अनिवार्य है। अगला टॉपिक है शिक्षक हेतु संचालित हितकारी निधि योजना क्या है। दोस्तों ये योजनाओं के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते आए हैं। तो शिक्षक हेतु संचालित हितकारी निधि योजना क्या है। तो राजस्थान शिक्षा विभाग प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों के कल्याण हेतु हितकारी निधि योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में सेवा में रहते हुए शिक्षा विभाग के किसी भी वर्ग के कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके आश्रितों को सहायता व अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अशक्त व असमर्थ होने तथा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर कर्मचारियों की सहायता हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि विद्यालय का क्या महत्व है। तो शिक्षा समाज की कड़ी है। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालयों से ही होता है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हुआ है तो वहाँ शिक्षा तथा विद्यालयों का अभाव ही इसका कारण रहा है। तो इसमें दोस्तों छोटा टॉपिक है यहाँ पे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायता कौन करता है? विद्यालय। तो समयक व्यक्तित्व में व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी में इन तीनों में से एक भी पक्ष कमजोर है तो इनमें व्यक्तित्व विकास का अभाव ही कहा जाएगा। पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से जहां एक ओर बालक के मानसिक व बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सह पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के माध्यम से बालक में उनके अन्य प्रकार के विकास का प्रयास किया जाता है। दोनों का समन्वय करके सम्यक व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। नंबर 2 पर है उच्च शिक्षा की तैयारी। तो प्राय हर बालक एवं अभिभावक का सपना होता है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बालक प्रशासनिक, व्यावसायिक अथवा प्राविधिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार विद्यालय से ही है। और नंबर 3 पर है रोजगार की तैयारी। तो रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से भी विद्यालयों का काफ़ी महत्व है। प्राय यह देखा जाता है कि विद्यालयी शिक्षा के पश्चात बालक किसी न किसी रोजगार में जाना चाहता है। जीविकोपार्जन शिक्षा का लक्ष्य भी है। रोजगार की तैयारी छात्र विद्यालय स्तर पर ही शुरू कर देते हैं। नंबर 4 पर है सामाजिक गुणों का विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इनमें बहुत से सामाजिक गुणों का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। समानता, सहयोग, सहनशीलता, शालीनता, सामंजस्य, उत्तरदायित्व, पालन, नैतिकता, ईमानदारी आदि गुणों के विकास में विद्यालय की महती भूमिका होती है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार
सभ्य समाज के निर्माण के लिए सामाजिक गुणों के परिपूर्ण बालक के निर्माण में विद्यालय का काफ़ी महत्व है। अगला यहाँ पे है सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु, यानी कि समाज में परिवर्तन लाने हेतु भी विद्यालय की महती आवश्यकता है। तो भावी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों का कार्य ज्ञान एवं संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए सृजनशील नेतृत्व को विकसित करना तथा समानता, स्वायत्ता और न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना भी विद्यालय का उत्तरदायित्व है। अगला दोस्तों टॉपिक यहाँ पे देखेंगे कि विद्यालय के संचालन में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार वो विद्यालय का संचालन किया जाता है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार ही राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब विद्यालय की मुख्य गतिविधियों के संचालन हेतु गठित की जाने वाली समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बालकों के माता पिता होंगे और विद्यालय के विकास से संबंधित सभी निर्णय गठित समिति द्वारा लिए जाएंगे। इससे समाज के स्वामित्व वाली अवधारणा का विकास होगा। अगला टॉपिक है विद्यालय संबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य बालकों के लिए, बालकों के पक्ष में क्या कार्य करती है विद्यालय प्रबंधन समिति, तो वो देखते हैं। पहला है इसमें सामान्य जनता को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय माता पिता, अभिभावक व संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना। नंबर 2 पर है विद्यालय में अध्यापकों एवं बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं बालक की शिक्षा में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें लगाना। नंबर 3 पर है विद्यालय में दोपहर के भोजन पर निगरानी रखना, यानी कि मिड डे मील पर। और नंबर 4 पर है विद्यालय की आय व्यय का लेखा जोखा करना। नंबर 5 पर है समय समय पर विद्यालय के बालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाना। दोस्तों आपने इंटर्नशिप के दौरान देखा होगा कि एक मैडम या सर आते हैं किट बॉक्स लेके और सभी बच्चों का वजन वगैरह सब नापते हैं, टेम्परेचर वगैरह कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। नंबर 6 पर है निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, विद्यार्थियों की पोशाक समय समय पर उपलब्ध करवाना। साधारण सभा के सदस्य निम्नानुसार होते हैं। पहला है संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक। संरक्षक क्या होता है दोस्तों, किसी स्थिति में दोस्तों माता पिता अगर नहीं है तो संरक्षक उसके अन्य अभिभावकों को कहा जाता है। नंबर 2 पर है संबंधित विद्यालय के सभी शिक्षक प्रणोदक। और नंबर 3 पर है संबंधित क्षेत्र में विकास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, न्यायपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच आदि। और अब देखेंगे हम कि साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य। पहला है विद्यालय के परिचालन व्यय मद में अंतर होने पर संरक्षकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्रदान करने हेतु कार्य करने की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं निर्णय। नंबर 2 पर है विद्यालय विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श एवं निर्णय। अगला टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्यालय प्रबंध की कार्यकारिणी समिति में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, किस प्रकार के सदस्य यहाँ पे रहे हैं। तो विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी की समिति होगी। आप दोस्तों जहाँ से आपने इंटर्नशिप की थी वहाँ के वर्णन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें से न्यूनतम 3/4 अर्थात 11 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे तथा 4 सदस्य मनोनीत होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं अर्थात कम से कम 7 महिलाएं अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो महिलाएं होंगी तो दोस्तों बालिकाओं के प्रति उनका सहयोग कर पाएंगी। अगला टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि एक अच्छे विद्यालय की संकल्पना क्या होनी चाहिए। सामान्यतः विद्यालय वह संस्था है जो बाल अध्यापकों के निर्देशन में छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभिकल्पित की जाती है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विद्यालय वह स्थान अथवा भवन है जिसका प्रयोग छात्रों को शिक्षित करने, अनुदेशन देने तथा अधिगम के लिए किया जाता है।
कोई विद्यालय तभी अच्छा विद्यालय कहलाएगा जब उसके मानवीय, भौतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधन ठीक हों। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत प्रबंधन समिति अध्यक्ष, अध्यापक, अभिभावक समिति के अध्यक्ष, अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आदि आते हैं। एक अच्छे विद्यालय के लिए इसका कुशल, प्रशिक्षित, दक्ष एवं समर्पित होना आवश्यक है। प्राय यह देखा जाता है कि मानवीय संसाधनों के सुप्रशिक्षित एवं कुशल होने पर देश का विकास संभव हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मानवीय संसाधन के रूप में भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसमें भी दोस्तों यही आंसर आप यहाँ पे लिखना है आपको। तो दोस्तों बस यही था, पहले यूनिट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। जल्द दोस्तों सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे। सबकी दोस्तों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो PDF के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से सीधा क्लिक करके PDF वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है। जल्द से जल्द दोस्तों मैं सारे पेपर्स के वीडियोज़ लाऊंगा इस चैनल पर, तो चैनल को दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है।